ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की लास्ट लेक्चर में हमने एक फॉर्मुलेशन देखा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। इस लेक्चर में हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसे कहेंगे हम वेदर द allocations in the problem are basic or not। यानी कि ये जो हमने यहां पे लिखा हुआ है ये एलोकेशंस हैं कि आपने कितना सामान दिया है किसी सप्लाई पॉइंट से किसी डिमांड पॉइंट को। ये जो ग्रीन में है दीज आर बेसिकली दी एलोकेशंस कि कितना कितना सामान दिया गया है। पता ये करना है कि ये एलोकेशन आपकी प्रॉब्लम के लिए बेसिक एलोकेशन है कि नहीं, या इसे एक और चीज भी बोलते हैं, आर दीज एलोकेशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट एलोकेशंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो देखते हैं क्या बोलता है। तो फॉर इंस्टेंस अगर यही प्रॉब्लम है हमारे पास मान लेते हैं कि दो ही सप्लाई पॉइंट्स हैं, सप्लाई पॉइंट 1 सप्लाई पॉइंट 2 और 4 डिमांड पॉइंट्स हैं, डिमांड पॉइंट 1 डिमांड पॉइंट 2 डिमांड पॉइंट 3 एंड डिमांड पॉइंट 4। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करते हैं। तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो जो इसका ऑब्जेक्टिव होगा वो बाय डिफॉल्ट मिनिमाइजेशन का ही होने वाला है। तो मिनिमाइज करना है हमको कॉस्ट। तो ये हमारा एलपीपी है, मिनिमाइज करेंगे W एंड व्हाट इज W, द सम ऑफ ऑल द कॉस्ट्स। ये कैसे आया टर्म, दिस इज C11 इंटू X11 प्लस C12 इंटू X12 दूसरा टर्म है, C13 इंटू X13 तीसरा टर्म है। सिमिलरली है ऑल द टर्म्स। अब आते हैं कंस्ट्रेंट्स लिखने के लिए। तो पहली कंस्ट्रेंट कौन सी कंस्ट्रेंट है, अगर हम देखें तो पहली कंस्ट्रेंट वेरिएबल्स हैं X11 12 13 14। तो ये आपका सप्लाई का कंस्ट्रेंट है 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 इज A1। सिमिलरली दूसरा आने वाला है दैट इज X21 प्लस X22 प्लस X23 प्लस X24 इज इक्वल टू A2। ये आपका दूसरा सप्लाई पॉइंट का कंस्ट्रेंट है। अब आएंगे आपके पास 4 डिमांड पॉइंट्स के कंस्ट्रेंट। तो पहला तो डिमांड पॉइंट का कंसीडर है X11 प्लस X21 इज इक्वल टू B1, सेकंड है X12 प्लस X22 इज B2, थर्ड है X13 प्लस X23 इज B3, X14 प्लस X24 इज B4। तो ये चारों कंस्ट्रेंट लिख दिए। अब इन्हीं कंस्ट्रेंट्स को थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इनको लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इन इक्वेशंस में ना एक पैटर्न है, ये डायगोनल आ रहा है, बहुत सारे जीरोस हैं और अगर कोई कोएफिशिएंट है इन वेरिएबल्स का तो सारे 1 है। वो ये 1, हर कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल का 1 है और बहुत स्पार्स है ये मैट्रिक्स। बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एलोकेशंस हैं, सारे के सारे नॉन नेगेटिव हैं, जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म है, इन्हीं इक्वेशन को लिखा हुआ है, बस एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे अगर आप यहां से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को करो इस कॉलम के साथ तो आपको देखोगे कि पहला रो मिल जाएगा 1 इंटू X11 प्लस 1 इंटू X12 प्लस 1 इंटू X13 प्लस 1 इंटू X14 प्लस 0 इंटू X21 प्लस 0 इंटू X22 प्लस 0 इंटू X23 प्लस 0 इंटू X24 इज इक्वल टू A1। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारे वेरिएबल 0 0 0 हैं इनके। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में इनके सारे 0 हैं, बचेगा क्या 21 22 23 24। देखिए सेकंड इक्वेशन में यही वेरिएबल बचने वाला है, लास्ट के 4 और देखो लास्ट के 4। तो इन्हीं इक्वेशंस को लिखने का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है मैट्रिक्स का। अब इस मैट्रिक्स में से हमें एक पैटर्न दिखता है, उसी पैटर्न को देखना है और वहीं से पता चलेगा कि आप किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कितने मैक्सिमम पॉसिबल बेसिक एलोकेशंस कर पाते हो। रब कर देते हैं यहाँ पे, थोड़ा देखते हैं। अगर आप देखो इस मैट्रिक्स ए को देखो, मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम ए है और इसमें रोज कितनी है हमारे पास, ये पहली रो, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। हमारे पास 6 रोज क्यों आई, क्योंकि हमारे पास 2 सप्लाई पॉइंट थे और डिमांड पॉइंट 4 थे। तो हमारे पास रोज आई है ये 2 प्लस 4 6। इन जनरल अगर हमारे पास 5 रोज होती मान लेते हैं और 10 कॉलम होते तो कितनी रोज आती हमारे पास, 5 प्लस 10 15। तो इन जनरल अगर m रोज होती यानी कि m सप्लाई पॉइंट्स होते एंड इफ वी हैड n डिमांड पॉइंट्स, ये सप्लाई है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आती है इस मैट्रिक्स में, m प्लस n। बट उससे इंपॉर्टेंट एक वही चीज है, अगर हम देखें पहली दोनों रोज को, अपनी मैट्रिक्स की पहली दोनों रोज को देखें, इन रोज को देखते हैं, ये जो है एक बार इनको देखें, इनके राइट हैंड साइड को देखें। अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों रोज को सम करें तो क्या निकल के आने वाला है, 1 प्लस 0 इज 1, ये भी 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 1, सबको सम कर देना है तो निकल के क्या आएगा, सारे वंस, ऑल वंस। और वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि आप इनको भी सम करो अलग से, नीचे की 4 रोज को सम करो, तो वहां से भी क्या निकल के आएगा आपके पास, 1 0 0 0 सम करोगे तो 1,
0 1 0 0 फिर 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी। तो हम देख क्या रहे हैं, रो 1 प्लस रो 2 इज इक्वल टू रो 3 प्लस रो 4 प्लस रो 5 प्लस रो 6। अगर आप राइट हैंड साइड भी देखो तो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अगर आप राइट हैंड साइड देखो तो यहां से निकल के आ रहा है पहली दो रोज से A1 प्लस A2, और राइट हैंड साइड से इसका निकल के आ रहा है B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। तो ये बात तो ट्रू है क्योंकि आपने माना हुआ है कि बैलेंस्ड है आपका प्रॉब्लम। तो सम ऑफ ऑल AIs इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल BJs। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपनी मैट्रिक्स की रोज में कोई एक पैटर्न ढूंढ पाते हो कि कुछ रोज, जैसे मान लेते हैं ये वाली, ये आप बना सकते हो सिर्फ पहली दो रोज से, दैट मीन्स यू हैव अ डिपेंडेंसी इन योर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो अल्टीमेटली ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही है जिसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, ये सारे आपको निकालनी है इनकी वैल्यूज, और ये आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। सो इफ इन योर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यू फाइंड सम पैटर्न, दैट मीन्स देयर इज सम डिपेंडेंसी इन योर सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 रोज हैं, देन if there is some relationship between the rows such that, जो हमने यहां पे देखा, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप मिल जाए कि आप किन्हीं दो रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन से बाकी की रोज बना लो, then we say the system is linearly डिपेंडेंट। तो उस केस में क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल्स हैं, द टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट solutions that you can get is at max m if there are m rows plus n। ये तो टोटल थे रोज जो होने वाले थे, लेकिन इनमें से एक पक्का कम हो जाएगा। एट मैक्स दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बेसिक एलोकेशंस दैट यू कैन डू इन योर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यानी कि ये सारे के सारे ग्रीन नहीं होंगे। जैसे यहां पर कितने, 2 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो 6 माइनस 1 5, इनमें से कोई 5 ही होंगे, तभी आप उस एलोकेशन को बोलोगे बेसिक फीजिबल एलोकेशन। फीजिबल क्यों? क्योंकि ये सम A1 बना देना है, उन एलोकेशन का सम A1 होना चाहिए, सेकंड रो में सम A2 होना चाहिए, इसका होना चाहिए सम B1, इनमें से कोई होना चाहिए B2, इसका मिला के B3 होना चाहिए, इसका मिला के B4 होना चाहिए। अब ये नहीं पता कि कौन सा एलोकेशन इनमें से होगा, लेकिन होंगे कितने ये पता है। वो कितने होने वाले हैं इस केस में, 2 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 5। ओनली 5 बेसिक एलोकेशंस कैन बी डन। अब बात आती है कि अगर किसी ने 6 एलोकेशन कर दिए, तो अगर आप इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में 6 एलोकेशन करते हो तो वो एलोकेशन हम बेसिक नहीं बोल सकते, वो सिर्फ एक एलोकेशन है, बट दैट इज नॉट अ बेसिक एलोकेशन। जहां आपने 6 एलोकेशन करे, इसका मतलब है आपने कोई लीनियरली डिपेंडेंट एलोकेशन कर दिया है, और फिर आपको वो चेक करना पड़ेगा और वो रिमूव करना पड़ेगा। बट इफ यू हैव 5 एलोकेशंस, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एलोकेशन एक बेसिक एलोकेशन है। 5 से ऊपर होने का तो सिंपल मतलब है कि वो एलोकेशन बेसिक नहीं रहेगा। सो एनी टाइम इन योर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, द टोटल नंबर ऑफ बेसिक एलोकेशंस, दिस कैन नेवर एक्सीड m प्लस n माइनस 1। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि आपके इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में एक ऐसी रो है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द अदर, यानी कि ये सिस्टम आपका इंडिपेंडेंट नहीं है, देयर इज सम डिपेंडेंसी। और वो हम देखेंगे जब हम एग्जांपल करेंगे कि वो डिपेंडेंसी कैसे दिखती है आपको, अगर आप सॉल्व करो तो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ यही है कि अगर आपके पास m रोज है, n कॉलम्स हैं, आपका बेसिक एलोकेशन का काउंट कभी भी m प्लस n माइनस 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज इट।